नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सुभदावणम् एषो पंच नमुकारो धपभावपणासनो मग्रणजतवेशिमणमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोड़ी वियाणवो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जग पिया महो वैभव जय स्वाणं बभवो तित्तैराणौ अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणौ जय महब्बा महावीरो जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनि सेव्य पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ ओम कारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। छोटा सा लड़का नदी के तट पे पहुंच गया और नदी में एक बहुत बड़े मगरमच्छ को देखा और जैसे ही मगरमच्छ को देखा उसने मगरमच्छ को नमस्कार किया। मगरमच्छ ने वो लड़के को सिर्फ इतना ही पूछा, दोस्त मुझे नमस्कार क्यों करता है? मैं 5 मिनट से नदी के पास घूम रहा हूं, बहुत छोटी छोटी मछली देखी मगर सबसे बड़ा तू मुझे लगा और मेरी माँ ने मुझे सुझाव दिया कि जो बड़े हो उनको नमस्कार करना चाहिए और इसलिए मैं तुझे नमस्कार करता हूं। मगरमच्छ इतना शालीन प्रामाणिक था और उसने कहा, तेरी माता ने जो संस्कार दी वो संस्कार के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरी माता को भी धन्यवाद देता हूं, मगर एक बात करना चाहूंगा कि तू मछली से मैं सबसे बड़ा हूं बात मान ली, इसलिए तू मुझे नमस्कार करता है, मगर प्रामाणिकता से तौर पे कहूँ तो मेरे से तो बड़ी नदी है, जिस नदी में मेरे जैसे 50 मगरमच्छ रहते हैं, नमस्कार करना है तो नदी को कर ले। लड़का तो बिल्कुल सरल था, उसको लगा मगरमच्छ की बात तो बराबर है और मगरमच्छ ने मगरमच्छ को छोड़ करके नदी को नमस्कार किया और वही प्रश्न नदी के सामने आया और नदी ने भी पूछा कि मगरमच्छ ने मेरे एड्रेस तो दे दिया मगर तू मुझे नमस्कार करता है, इनका कारण यही? तो कि हाँ यही, तूने यदि सुन नहीं लिया हो तो सुन ले। माँ ने इतना कहा है सबसे बड़े जो होता है उनको नमस्कार करना। मैं मगरमच्छ को नमस्कार किया मगर मगरमच्छ ने तेरा एड्रेस दिया, इसलिए तुझे नमस्कार करता हूँ। आपको पूछना चाहता हूँ, ये शालीनता। और नदी ने लड़के को इतना ही कहा, दोस्त तेरी माँ की बात तो बराबर है मगर मगरमच्छ की बात भी बराबर है, मगर एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि एक सागर है, लाखों नदियों हमारी जैसी वहाँ जाकर के अंदर गिरता ही है, तो नमस्कार करना है तो उस सागर को नमस्कार कर, मुझे नमस्कार मत कर। आपको पूछना चाहता हूँ, आपका एड्रेस लेकर के यदि आपको कोई नमस्कार करने के लिए आवे, जो पर्पस से नमस्कार करे उससे भी अच्छा पर्पस सामने वाले के पास है, आप नमस्कार झेल लेंगे या एड्रेस दूसरे का देंगे? समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, माने एड्रेस नहीं देंगे ना, हाँ फॉरवर्ड नहीं करेंगे, सेव कर लेंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे, यही बोला ना। हाँ, और ये सागर के पास गया और सागर के पास जाकर के उसने नमस्कार किया तो सागर ने भी वही प्रश्न पूछा, वही जवाब दिया। सागर ने कहा, दोस्त मैं बहुत आनंदित हूँ कि मगरमच्छ ने नदी का एड्रेस दिया, नदी ने मेरा एड्रेस दिया, मगर एक बात तो मैं भी प्रामाणिकता से तौर से कहता हूँ, तूने मुझे नमस्कार तो कर दिया मगर नमस्कार करना तो पृथ्वी को नमस्कार कर, हजारों सागर पृथ्वी पर है तो सबसे बड़ी तो पृथ्वी है, नमस्कार तू उनको कर। और वो लड़का पृथ्वी को नमस्कार करने के लिए जैसे ही पृथ्वी के सामने झुका, वही प्रश्न पृथ्वी ने पूछा, वही जवाब।
मगरमच्छ, नदी, सागर, सागर के बाद पृथ्वी, तो पृथ्वी ने इतना कहा नमस्कार करना है, आसमान को नमस्कार कर। सबसे बड़ा तो वो है, कितनी पृथ्वी को अपने अंदर रख करके वो बैठा है, तो नमस्कार करना है तो आसमान को नमस्कार कर। और वह आसमान के सामने झुका। अभी आसमान तो असीम है, उनका तो कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जैसे ही आसमान के सामने नमस्कार किया, आसमान ने भी बेटे को यही प्रश्न पूछा, मुझे नमस्कार क्यों? और वो ही जवाब, मगरमच्छ से नदी, नदी से सागर, सागर से पृथ्वी, और पृथ्वी से तेरे पास आया हूं। अभी तू मुझे कोई दूसरा एड्रेस क्या दे सकता है? और आसमान ने कहा, एक बात, मेरे से तो परमात्मा बहुत बड़े हैं। यदि नमस्कार करने का तेरे मन में भाव है तो माने तुझे जो भी बताया वो, मगर नमस्कार करना तो परमात्मा को नमस्कार कर। अभी बेटे के मन में आ गया कि बहुत एड्रेस मिल गए, मगरमच्छ मिला, नदी मिली, सागर मिली, पृथ्वी मिली, आसमान मिला, और आसमान के बाद अभी परमात्मा मिल गए। तो जैसे ही वो परमात्मा के सामने नमस्कार करने के लिए झुका, परमात्मा ने पूछा, दोस्त मुझे नमस्कार क्यों? वो ही जवाब। माँ ने ये कहा कि सबसे बड़ा कोई हो तो उनको नमस्कार करना। अभी आसमान मुझे सबसे बड़ा लगता था, मगर आसमान ने एड्रेस सच्चा दे दिया। आप दुनिया में सबसे बड़े, इसलिए मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं। आप अभी मुझे कोई नाम मत बोलना। परमात्मा ने बोला, बात तो बराबर है, मगर तेरी माता का लॉजिक, वो लॉजिक को मुझे भी तो समर्पित होना पड़ेगा। परमात्मा खुद बोलते हैं। तब वो लड़का पूछ रहा है कि परमात्मा मैंने आपको नमस्कार कर दिया, आप अभी क्या करते हो? तो कृष्ण बोला, मैं एक और एड्रेस तुझे दिखाना चाहता हूं। और लड़का हैरान, भगवान आपसे भी बड़ा कोई एड्रेस हो सकता है कि जिसको मैं नमस्कार करूं? तब परमात्मा ने बड़ी मुस्कान के साथ बेटे को इतना ही कहा, एक बात बताना चाहता हूं कि मगरमच्छ से बड़ी नदी है, नदी से बड़ा सागर, सागर से बड़ी पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा आसमान, और आसमान से बड़ा मैं हूं। मगर मेरे से भी बड़ा तेरा हृदय है, जिसमें तू मुझे बिठा के बैठा है। एक ताकत परमात्मा को हृदय में रखने वाला एक भगवान, जिनका एड्रेस देने के लिए तैयार है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, भगवान एड्रेस देता है कि दोस्त मेरे से भी तेरा हृदय बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें तुम मुझे लेकर के बैठा है। आपको पूछना चाहता हूं, हृदय में क्या लेकर के बैठे हो? जिस हृदय को भगवान बोलते कि तेरे हृदय को नमस्कार करने का मुझे मन है, वो हृदय में हम क्या लेकर के बैठे? यही दुनिया भर की गंदगी, यही कूड़ कपट, राजरमत, पॉलिटिक्स, यही बदमाशी, जिस हृदय को भगवान बोलते कि मैं इसमें बैठ सकता हूं। आज इतने बड़े छात्र हैं, मैं इन लोगों को भी कहना चाहता हूं, आपको भी कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आज 3 बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, मेरे हाथ में, एक छोटे से बेटे के हाथ में तुम घड़ी दे दो, पहले नंबर में वो पूछेगा इनका करना क्या है। हम सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात क्या करें? ये बेटे को स्कूल में माता पिता ने भेजा, वो लोग भी गए, माँ बाप को भी लगा कि दुनिया के बाजार में भेजने के पहले उनको केजी से लेकर के स्कूल में भेजना पड़ेगा। वाई, मैं भी दीक्षा ली, साधु बना, तब से गुरुदेव ने मुझे सिखाने का प्रयास किया, मैं मेरे साधु को भी सिखाता हूँ। और आप भी बाजार में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो सबसे पहली आपकी भूमिका होती है टीचिंग। ओके, बराबर है। बाजार में जाने के पहले बाजार समझना पड़ता है, भाव, माल बेचने के पहले माल को समझना पड़ता है, एक बायर को माल देने के पहले बायर को समझना पड़ता है। माने आपको सब अभ्यास करना पड़ता है। यू मस्ट हैव टू टीच। आज प्रवचन में मैं भी क्या करता हूं, मैं दूसरा कुछ नहीं करता हूं, टीचिंग। एक क्लास चल रहा है कि जो विजन आपके पास नहीं था, या तो जो डायवर्जन आपके पास नहीं था, वो डायवर्जन आपको मैं दिखा रहा हूं। एक गाड़ी को रास्ते में ले जाने के पहले भी ट्रैफिक का नियम समझना पड़ता है, गाड़ी का लाइसेंस भी ऐसे नहीं मिलता है। पहले नंबर में टीच। आप एक काम करो, गाड़ी कैसे चलाना है, तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहली भूमिका क्या टीचिंग की। बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, तुमने टीचिंग के क्षेत्र में तुम आगे निकले, कौन सी टीचिंग में तुम्हें रस है? कौन सी टीचिंग में रस है? जो मनी पावर आपके पास ला दे, ऐसी टीचिंग में रस? मसल्स पावर आपके पास ला दे, ऐसी टीचिंग में रस? ब्रेन पावर आपके पास आ जाए, ऐसी टीचिंग में रस? स्पीच पावर आपके पास आ जाए? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम इस बच्चे को, और ये बच्चे को ले आने वाले मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, टीचर जो भी है, उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज बच्चे को भी हम स्कूल में, बच्ची को भी हम स्कूल में पढ़ाते हैं। टीचिंग का कोई विरोध नहीं है, टीचिंग को मैं भी करता हूं, आपको भी करना पड़ता है, मगर टीचिंग का सब्जेक्ट कौन सा है? यही बच्चा एमकॉम LLB जो कुछ भी हो गया, और होने के बाद अब जब अपने घर पे जाएगा, तब आपको लगेगा कि
आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। या इस बच्चे को पूछो, जब भी पूछो, कभी कभी इन लोगों के पास एक ही जवाब मिलता है, या तो एग्जाम खत्म हुई या तो एग्जाम आने वाली है। अभी ये मानसिकता ऐसी बन गई, हमें मैं जब पढ़ता था तब टर्मिनल और एनुअल एग्जाम बस 2 थी। अभी कितनी एग्जाम आ गई मालूम नहीं। कभी भी बच्चे को पूछो एग्जाम खत्म हुई या तो एग्जाम चालू हुई, मैं कोई हाँ क्या है, आज जब बोलो एग्जाम चालू, कोई विरोध नहीं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ इस बच्चे को, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सच बोलो, ये जीवन, ये परीक्षा की जिंदगी आपकी समाप्त हो जाएगी, और यही जिंदगी समाप्त होने के बाद एमकॉम एलएलबी पीएचडी जो भी डिग्री आपने प्राप्त की, डिग्री की तो अभी जो रामायण चली है, एक आदमी चलते चलते भिखारी के पास गया तो भिखारी ने उसको डरा, भाई कुछ दे दो। वो लड़के ने बोला मेरे पास कुछ नहीं है। भिखारी ने बोला कुछ तो दे दो, 4 आना हो तो 4 आना दे दो, कुछ तो दे दो। और वो लड़का इतना शूटेड बुटेड था, फिर भी उसने बोला नहीं मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। वो भिखारी बोला कि ऐसे में आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको खुद तो देना ही पड़ेगा, एक काम करो कुछ भी दे दो आप। और बड़ा हैरान हो गया भिखारी जब उसने बोला कुछ भी दे दो, और उसी टाइम उसने सीए की डिग्री निकाल के दे दी। मेरे पास दूसरा कुछ नहीं, ये है। अरे जैसे ही वो डिग्री निकाली तो सीए की डिग्री सीधी बिना पढ़े मिल जाते तो खुश होना चाहिए ना। और जैसे ही भिखारी को सीए की डिग्री दे दी, और उसी टाइम भिखारी ने अपना हाथ सर पे पटक दिया। उसने बोला क्या किया? उसने बोला मैं तुझे इंजीनियर की डिग्री देता हूं, मेरे पास भी वही तो पड़ी है डिग्री। ये डिग्री की रामायण। यहां सीए वाला भी बेकार घूम रहा है, इंजीनियर भी बेकार, करोड़ों एजुकेटेड पब्लिक बेकार घूम रही है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, गंभीर सब्जेक्ट, सच बोलो, ये जिंदगी की परीक्षा की जिंदगी समाप्त होने के बाद संसार के क्षेत्र में जाएंगे, शादी करेंगे, बेटे के बाप बनेंगे, बिजनेस में जाएंगे, और उसी टाइम कोई परीक्षा आ गई। परीक्षा, मैं रिपीट करना चाहता हूं, स्कूल का एजुकेशन वो परीक्षा की जिंदगी है, मगर वो समाप्त करने के बाद जिंदगी की परीक्षा शुरू होती है। वो जिंदगी की परीक्षा में पास होने के लिए आपके पास टीचिंग में क्या है? समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? कल बिजनेस में लॉस हो गया, कल पिताजी का देहांत हो गया, कल खुद को कोई तकलीफ आ गई, और उसी टाइम उसका हौसला बना रहे, ऐसी व्यवस्था टीचिंग में कहाँ है? आपने क्या सीखा? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बच्चे की बात फिर करता हूँ, पहले आपको पूछना चाहता हूँ, जिंदगी में जो परीक्षा थी वो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपके पास विजन क्या है? मान लिया कि पेमेंट डूब गया, तुमने सोचा था इतना अच्छा आदमी, तुमने सोचा भी नहीं था वो मेरा पेमेंट डुबा सकता है, पेमेंट डुबा दिया, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, अनएक्सपेक्टेड जिंदगी में कोई दिक्कत आ गई, और उसी टाइम आपको बचने की कोई बात, बैलेंस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस ऑफ हार्ट आपके पास क्या है? मैं बच्चे की बात फिर करता हूं, आप जो भी पढ़े लिखे हो, मेरे सामने बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, परीक्षा की जिंदगी में तुम्हारा कोई भी नंबर आया, जिंदगी की परीक्षा में आपकी स्थिति क्या है? चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है? 2 करोड़ के लॉस के बाद भी आपके चेहरे के मुस्कान, आप बोल सकते हो व्हाट इट मे बी? इस बच्चे की बात फिर करता हूं, पहले आपसे पूछ लेना चाहता हूं, टीचिंग तो है ना आपके पास? टीचिंग संजय भाई है ना, बहुत कुछ पढ़े ना? सच बोलो, ये इनका क्या? मैं जानना चाहता हूं, सच बोलो, ये स्थिति आई तब आपकी मानसिक स्थिति क्या, आपकी मानसिकता क्या? आप गारंटी के साथ डिप्रेशन में नहीं आएंगे, गारंटी के साथ। आपको मैं बताऊं, मैं मैट्रिक पास हूं, मैट्रिक कॉलेज मैंने देखी नहीं। अंधेरी भवांस कॉलेज में मैट्रिक का सेंटर था एग्जाम का। आपको पता लगेगा ये लड़के लोग की क्या ताकत, और उस टाइम जो हम पढ़ते थे उसकी क्या ताकत। और वो जब मैं मैथ्स में पुअर था, मैथ्स का सब्जेक्ट था, तो मेरे साथ एक लड़का हो गया, उसने बोला यार ये बोर्ड वाले अपनी मजाक करते हैं, बोर्ड वाले। मैं बोला क्या हुआ? जब भी पेपर आता है अपने हाथ में पेपर में ऑप्शंस देते। ऑप्शन माने लड़के लोग को बोलो ऑप्शन क्या, व्हाट मीन्स ऑप्शन? विकल्प। वो लड़के ने मुझे बोल दिया कमाल की बात, उसने बोला ये यूनिवर्सिटी अपने को ऑप्शन देती है ना, वो अपनी मजाक कर रही है। मैं बोला क्यों? उसने बोला 12 महीना हम बिल्कुल स्कूल में मजे से पढ़ते हैं, फिर हमें ऑप्शन देने की जरूरत क्या है? हम क्या इतने कच्चे पुअर है कि ऑप्शन देते हो? ये हौसला। आज तो लड़के लोग 100% ऑप्शन मांगते हैं। 100%। हाँ, ये मानसिकता, ये पुअरनेस, इतने कमजोर, इतने हल्के हो गए।
वो लड़का, टैलेंटेड लड़का मुझे बोल रहा है कि ये ऑप्शन क्या देते, ये मजाक कर रहे हैं क्या हमारी? 12 महीना प्रामाणिकता से तोरसम पढ़ते, हर सब्जेक्ट को तैयार कर दे, फिर भी ऑप्शन। और जिंदगी में क्या ऑप्शन मिलेगा? लड़के की सोच, कल कैंसर हो जाएगा तो ऑप्शन मिलेगा क्या? कल धंधा में लॉस आएगा, ऑप्शन। जो भी आया उनको बेयर करना है, उनको टैकल करना है। तो ये स्कूल में एग्जाम में ऑप्शन देने की जरूरत क्या है? मैं बोला देख, मेरा और तेरा नहीं चलता, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था है। और उसका क्या कहना था मालूम है? आज मैं पेपर दे के आऊंगा, यूनिवर्सिटी की मजाक ना करो, उनको भी चाटा ना मर दूं तो मेरा नाम नहीं। मैं बोला तू क्या करेगा? हैरान, मर जाएगा यार, फेल हो जाएगा। उसने बोला फेल होने की बात ही नहीं, मैं ऐसा अपमान करके आऊंगा, उनकी नानी को याद करा दूंगा। अरे मैं बोला मर जाएगा, यहाँ तेरा नहीं चलेगा, ये यूनिवर्सिटी का कानून है। उसने बोला तू देख तो सही। और मैथ्स का पेपर समाप्त होने के बाद फिर हम बस स्टैंड पे मिले दोनों। मैंने उनको पूछा तू मजाक करने वाला था, उनकी नानी को याद कराने वाला क्या किया? बस मैंने जो किया वो तुझे बताना चाहता हूं। तुझे मालूम है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? मैंने बोला मालूम है, बिल्कुल 16 विकल्प दिए थे, किसी भी फिलिंग द ब्लैंक्स, 16 में से कोई भी 8, 16 में से कोई भी 8, दैट मीन्स व्हाट? 16 में से 8 बनाओ, बस यही। और उसने वो लड़का मुझे बोलने लगा, वो बेवकूफ का सरदार, यूनिवर्सिटी वाले अपने को ऑप्शन देते, मैंने उनको भी ऑप्शन दे दिया। मैंने तूने क्या किया? मजाक तो नहीं की, मर जाएगा। उसने बोला मैंने पेपर में वो लिखा, उसने ये लिखा था ना 16 में से कोई भी 8 बनाओ। मैंने उनको लगा 16 में से कोई भी 8 तलाशो, तेरी ताकत हो कर दे, एक भी ऑप्शन कैंसिल। ये ताकत 16 के 16 जवाब लिख के आए, उनके बाप की ताकत नहीं मेरे 2 मार्क कट सके। ये हौसला। क्या तुम हंसे क्यों? कोई सोच के हंसे कि नहीं? क्या? हाँ? और ये मर्दान की ये ताकत, ये हौसला, ये मेरे समय में ये टीचिंग की व्यवस्था दी। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू हाउ टीचिंग, तुमने क्या पढ़ा? उनकी बात में नहीं करना चाहता हूं, चेहरे पे चमक क्यों नहीं है? और एक कमाल की बात, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं। अभी कोई मेरे पास एक लड़का प्रवचन के फैला है, उसने बोला कि जब से गुरुदेव आए तब से सोना का भाव गया। अरे मैंने क्या किया? सोना का भाव गया नहीं, तुम्हारा भाव ही गया है बिल्कुल, सोने का कहां। अरे मेरे पे ब्लेम मत लगाना, मैं वीआर कर दूं बोलो तो आप। ये चेहरे के मुस्कान, अरे सोने के भाव गए, तुम तो बैठे हो मर्दानगी से, ये रोने की जरूरत क्या? नहीं, मगर यही मानसिकता। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, टीचिंग के क्षेत्र में लड़के भी है और तुम भी हो, तुम टूटे कहां? इतनी डिग्री होने के बाद भी थोड़ी दिक्कत आती हो, तुम हिल जाते हो और ऐसा लगता है हमारा सब जीवन बेकार गया, अभी खत्म हो जाएंगे, कुछ बचा नहीं है। यह मानसिकता तुम्हारी बनी। इनका कारण नंबर 2, प्रवचन की भी बात करना चाहता हूं, सिर्फ मनोरंजन मत समझना। ये प्रवचन की समाप्ति के बाद, बाहर निकलने के बाद इतना मत बोलना कि गुरुदेव का प्रवचन टॉप था, कुछ नहीं बनेगा। फिर रिपीट करूं, प्रवचन का 3 रिजल्ट है। नंबर 1 मनोरंजन। मनोरंजन माने जैसे मिमिक्री प्रोग्राम तुम मानते हो, ऐसा एक हास्य दरबार बना है। महाराज साहब कोई जोक्स कहते हैं, लॉजिक कहते हैं, मजा आती है, 1 घंटा कहां निकल जाता है पता नहीं। दिस इज द मनोरंजन। नंबर 2 मनोमंथन। मनोमंथन दैट मीन्स, मनोमंथन माने मनोरंजन नहीं, मगर मनोमंथन माने आप सोचने के लिए मजबूर बन जाओ। महाराज साहब जो बताते उनके पास कुछ नहीं है और मेरे पास सब कुछ है, हम दावा करते थे हम जैसे सुखी कोई नहीं, और एक एक चीज को लेकर के महाराज साहब आते तब लगता है कि सलाम तो कुछ है ही नहीं। हर जगह टूटे हुए बिखरे हुए, एक 5-5 रुपए के लिए रिक्शा वाले के साथ मारामारी करने वाले हम, हमारी मानसिकता कदम। ये गुरुदेव ने जब बताया तब पता चला कि वेर वी आर। आज तक हम मानते थे हमारा जय कृष्ण सुखी नहीं, और ये प्रवचन का दूसरे नंबर का रिजल्ट है मनोमंथन। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये इतने आज 7वां दिन है प्रवचन का, मनोरंजन में ही रुके हो कि मनोमंथन भी शुरू हुआ है? मुझे खुश मत करना। ओके, नंबर 1 मनोरंजन, नंबर 2 मनोमंथन और नंबर 3 मनोभंजन। आपका मन टूट जाएगा। मनोमंथन से ही रुकेंगे नहीं, आप आगे निकल जाएंगे। गारंटी के साथ कुछ बदलाव लाना है।
आज तक ये सब कुछ हुआ तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये प्रवचन का दूसरे नंबर का रिजल्ट, नंबर 1 टीचिंग, नंबर 2 टचिंग। और अभी इन बच्चों को पूछता हूं, और यहां जो बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर, प्रिंसिपल, कोई भी वो, इनको पूछना चाहता हूं, इस स्कूल में अभी भी, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहां भी स्कूल में जो भी सब्जेक्ट चलते, वो सब्जेक्ट में टचिंग की भूमिका कितनी, इनके हार्ट को छूने वाला, कमाल कमाल, ऐसी चीज पहली बार सुन रहा हूं। एक सब्जेक्ट तुम्हें ऐसा दिखाओ जिनके हार्ट को छूने वाला हो। टचिंग की भूमिका में क्या, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नथिंग। तो अकेली टीचिंग होगी जहां टचिंग नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रवचन में भी आप आते हो ना तो टच होता है, इसलिए आते हो ना। अकेली टीचिंग की तो बात क्या, आप कुछ आते हो, कुछ अंदर छूता है, भले सभी नहीं, मगर कुछ ना कुछ एक आध कोटेशन तो आपको छूता ही, लगता है कि नहीं कहीं बराबर है। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, भाई तुम बैठ जाओ, अपने आप से हो जाएगी व्यवस्था। यहां सच बोलो, टचिंग की भूमिका इस सब्जेक्ट में कौन सा, लड़के को मैं पूछ सकता हूं, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपके हार्ट को टच करता है, कमाल, ये मेरे जीवन को गारंटी के साथ बदलाव दे देगा, चाहे कितनी भी दिक्कत आएगी मेरा हौसला बना रखेगा। ऐसी टीचिंग, टचिंग का सब्जेक्ट कितना। जिन यूनिवर्सिटी के पास, जिन कॉलेजों के पास तुम लाखों करोड़ों रुपए का डोनेशन दे रहे हो, और तुम ये मांगते हो महाराज साहब पढ़ाई करने से, शिक्षा लेने से हिंदुस्तान का सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, उनको मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है, एक सब्जेक्ट ऐसा दिखाओ कि जहां इनको टच होता है। ये बच्चे लोग को मैं पूछता हूं, स्कूल में जब दाखिल होते हैं तो घंटे बजता है, क्या बजता है, रिंग, बेल बज, ओके। आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, स्कूल में दाखिल हो तब बेल बजे और स्कूल छुट्टी हो तब बेल बजे, दो में से कौन सा आवाज पसंद आपको? ये देखो, ये आया ना, सच बोलो क्यों, ये क्यों? यहां प्रवचन की समाप्ति के बाद कई लोग मुझे आकर के बोलते, महाराज साहब समझ में नहीं आता है कि 9:30 क्यों जल्दी बच जाता है। मैं जो कहना चाहता हूं समझे ना, क्या प्रवचन की समाप्ति के में आप भागते हो, आनंद नहीं आपको, अच्छा हुआ चलो हो गया मामला पूरा निकल गए, नहीं, आपको लगता है और भी चला होता तो अच्छा था, और भी चला होता तो अच्छा था। मैं ये बच्चे के लिए पूछना चाहता हूं, इनको स्कूल में आकर के जैसे ही वो बेल बजता है छुट्टी का, वो जैसे भागते हैं तो ऐसे लगे जेल में से कैदी छूटे। हाँ सच बोलो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये क्यों बना, ऐसी शिक्षा कैसे आ गई। लाखों करोड़ों अब्जों रुपया में एचआरडी मिनिस्टर को दिल्ली में मिला था, तब मैंने भी ये बात की थी कि तुमने किया क्या, एजुकेशन के नाम से तुमने क्या दिया, टीचिंग, नो टचिंग एट ऑल। आपको पूछना चाहता हूं, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था क्यों आई, और तुम मेरे बेटे को पढ़ा लिखाने के बाद तुम करना भी क्या चाहते हो, यही टीचिंग, ओनली टीचिंग। ये प्रवचन में यदि टचिंग नहीं हो तो टीचिंग का कोई मायना ही नहीं होता है। आपको पूछना चाहता हूं, ये टचिंग की मानसिकता क्या है, नहीं है, क्यों? ये पढ़े लिखे बच्चे जहां कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट यदि टच नहीं करता है, एक समय था सब्जेक्ट में ऐसी एंट्री आ जाती थी, तुम तो गुजराती नहीं समझते, बाकी मैं पढ़ता था तो गुजराती में कविता थी, दादा, भले ही आप गुजराती ना समझो, वो कविता पहली किताब में थी। आज 60 साल के बाद वो किताब की पंक्ति मुझे याद है कविता की, अमारा ए दादा विपुल बढ़ना, झुंड सरखा विषाड़ी अम छायाए, सकल अम संताप हरता, सुखे साथी दुखे भागी, दुखमा बाळको तना, स्वभावे बाळना जेवा, दादा आश्वासन तना, हतु एनु हयु गहन रस गंभीर दरियो, ने नेणो ऊंडा अमीय तना कूप सरखा। क्या वो पोएम थी, क्या पोएम, एक वो वर्णन था दादा का। हमारे दादा कितने पवित्र, जिनका हृदय गंभीरता, सुख में वो साथीदार बनाते थे और दुख में हमारे भागीदार बनते थे, ऐसे दादा। और आपको मैं बताऊं, ये पोएम पढ़ने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकलता था, हम सब लड़के और कोई वृद्ध पुरुष मिले तो लगता था यही हमारे दादा है। टीचिंग,
नॉट ओनली टीचिंग बट टचिंग। और अभी न मालूम क्या चल रहा है, कल अमिताभ बच्चन ने डिक्लेयर किया है कि सबसे श्रेष्ठ लैंग्वेज मदर टंग है। तुम संतों की तो मानते नहीं कभी। नहीं, सच बताऊं, ये तो गलती से तुम यहां प्रवचन में आ गए हो। हाँ, किसी ने बता दिया और लगा कि चलो एक बार जाके देख तो ले क्या है कैसा है, तो चलो आ गए। मगर तुम्हारे दिमाग में जो लोग बैठे उनकी मैं बात करता। कल अमिताभ बच्चन का स्टेटमेंट है कि सबसे श्रेष्ठ लैंग्वेज कौन है? मदर टंग। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मदर टंग की वैल्यू कितनी? रोज 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 मदर टंग उनका डिवोल्यूशन होते जा रहा है। पूरी की पूरी मीडियम इंग्लिश चल रही है। वाई? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट की ओर से बराबर है, मगर मदर टंग के हिसाब से लैंग्वेज और सब्जेक्ट दोनों के बीच में फर्क समझते हो? नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 लैंग्वेज, फर्क समझते हो? सब्जेक्ट के लिए तुम इंग्लिश कितनी भी पावरफुल बनाओ, मेरा कोई विरोध नहीं, मगर मीडियम वाई? किसके लिए? किसके लिए? ये एक बात बताऊं, ये टचिंग नहीं होता है इनका, ये भी तो एक कारण है। मदर टंग तुमने खत्म कर दी, इसलिए टचिंग की बात ही गई। नंबर 2 टचिंग चाहिए, नंबर 1 टीचिंग, नंबर 2 टचिंग, और एक तीसरे नंबर का विकल्प, श्रेष्ठतम विकल्प है टर्निंग। नंबर 1 टीचिंग, नंबर 2 टचिंग, और टचिंग के बाद टर्निंग। एक बदलाव। महाराज साहब टच हुआ, इतना हृदय में टच हो गया। अभी महाराज साहब रिक्शा वाले के साथ बवाल नहीं करेंगे, अभी मुझसे गाली नहीं बोलेंगे महाराज साहब। ये सिर्फ आपने सुना दिया, हमने सुन लिया, वो नहीं था महाराज साहब। रियली वी वुड लाइक टू टर्न अवर लाइफ, ये भूमिका। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस बच्चे जब भी कॉलेज की डिग्री लेकर के कॉलेज और स्कूल में से बाहर निकलेंगे, टीचिंग तो हो गया बहुत कुछ, टचिंग और टर्निंग की मानसिकता क्या? मैं नागपुर था अभी चातुर्मास, 21 साल का एक लड़का कॉलेज के बाहर सिगरेट पी रहा था, और उनके प्रोफेसर ने सिर्फ इतना ही, प्रोफेसर कॉलेज से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद प्रोफेसर ने सिर्फ इतना ही कहा, दोस्त इस उम्र में सिगरेट पीना उचित नहीं है, तेरे पिताजी को मैं कल बता दूंगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो लड़के ने सुसाइड कर लिया। एक लड़का सिगरेट पी रहा है, उनका प्रोफेसर ये कह रहा है कि दोस्त इस उम्र में और तेरी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली चीजें, सिगरेट छोड़ दे, नहीं तो तेरे पिताजी को मैं बताऊं, और लड़का सुसाइड कर देता है। ये टीचिंग का करना क्या है? आपको विश्वास नहीं तो मैं बताऊं, बंबई में हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर में से 2.7 मेल और 3.7 फीमेल डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड 2.7। एक बाप ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए 50-60 लाख रुपए का खर्च किया, डोनेशन किया, वो डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, और कई कंपटीशन, कई कंपैरिजन, और उसी चीज को लेकर के वो डिप्रेशन में चला जाता है, और 2.7 में डॉक्टर सुसाइड करते हैं। तुम ये टीचिंग, आपके बेटे को पढ़ाने का आपका जो आग्रह, वो टीचिंग का कि टचिंग और टर्निंग का? आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या है? ये तो बच्चे को मैं पूछ नहीं सकता, क्योंकि वो भी तो क्या करे, जो सिलेबस है उसमें उनको बैठना पड़ता है। वो चाहते कि नहीं चाहते, उनके तो मर्जी की कोई बात नहीं है। सिलेबस जैसा भी बना दिया, बस ऐसे सिलेबस में वो पटरी पे गाड़ी भागती है, बस ऐसे ही भागते रहते। टचिंग हुआ कि नहीं, टर्निंग हुआ कि नहीं, वो तो बस इतना ही सोचता है कि परीक्षा में पास हो गए, बस भयो भयो काम हो गया हमारा। इससे आगे कोई गोल है? इससे आगे कोई गोल? और ये सच बताऊं, ये जो बच्चे हैं ना, एडवांस है सब। आपकी उम्र में, आपकी 18 साल की उम्र में आपके पास जो विजन नहीं था, वो इनको 8 साल में विजन है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? और आपको पूछना चाहता हूं गंभीरता से, इस बच्चे को भी पूछना चाहता हूं, सच बोलो, 8 साल की उम्र में 58 किलो वजन हो, वेट, हाँ संजय भाई, तंदुरुस्ती होगी क्या? हेल्दी नहीं? नहीं नहीं, क्यों? अरे 8 साल की उम्र में 58 किलो वजन, वो हेल्दी नहीं माना जाएगा क्या? नहीं? क्या हाँ कि ना? हाँ, नॉर्मल 8 साल की उम्र में 58 किलो वजन नॉर्मल? हाँ,
आपको बोलना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाकर के, आप बोलेगी कि डॉक्टर साहब कुछ करो, 8 साल की उम्र 58 किलो वजन, ये नहीं चलता है, कुछ करो। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, 8 साल की उम्र में 58 किलो वजन नहीं चाहिए, तो 8 साल के बेटे के पास 18 साल की बुद्धि आ जाए, आपको लगता है कि अभी गड़बड़ है? 8 साल की उम्र में 18 साल की बुद्धि बेटे के पास, जिस उम्र में बेटे को बाप की बात सुननी चाहिए उस उम्र में बेटा बाप से क्रॉस कर रहा है। वाई, क्यों आप ना क्यों बोलते हो? या आप भले मेरे सामने बोलो, बट यू आर हैप्पी। आप 50 लोग के बीच में कहते हो कि आपने मेरे बेटे को देखा, 8 साल की उम्र में 18 साल की बुद्धि हो गई, तुम खुश हो। मगर मैं यही कहता हूं कि ये इनकी बुद्धि का ग्रोथ इतना सडनली आगे जाता है। और मैं कहना चाहूंगा, हर चीज अपने समय पे आवे तो अच्छी है, बिफोर टाइम आवे तो मार देगी उनको। और ये सब चीज इन लोगों के बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी में बिफोर टाइम आ रही है। हर चीज बिफोर टाइम, लॉजिकली, दिमाग लॉजिकली हो गया। अभी सच बताओ, अभी कानून आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले कानून बना दिया, किसी भी बेटे को तुम चाटा नहीं मार सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, गाली नहीं दे सकते हो, कुछ भी बोल नहीं सकते हो। और यदि किसी टीचर ने बोला तो उनको सजा होगी। मैंने सुप्रीम के जज को पूछा था नागपुर में कि ओके, एक किसी भी टीचर अपने बेटे को चाटा मार दे अपने क्लास स्टूडेंट को तो उन पर पनिशमेंट है, मगर वो लड़का कुछ भी करे उन पर कुछ पनिशमेंट नहीं, नथिंग, नहीं। लड़के को कुछ भी करना है, करने की छूट है, मगर टीचर को कुछ पनिशमेंट नहीं करना, ये व्यवस्था चलेगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे शिष्य कुछ भी करे मैं नहीं कर सकता हूं, ये साधु संस्था चलेगी क्या? चलेगी। वो गलती करे तो मुझे कुछ उनको भी बताओ ना, उनको भी तो, स्कूल के लड़के को भी तो बोलो कि इतनी गलती करेंगे तो तुम्हें भी पनिशमेंट होगा। नहीं, सुप्रीम का ये सुझाव है, कोई टीचर कुछ पनिशमेंट नहीं कर पाएगा बेटे को, कुछ इनके लिए कोई नीति नियम का कानून नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बहुत गंभीर बात है। मैं लाखों स्टूडेंटों के बीच में आज तक प्रवचन करके आया, सभी की वेदना है कि महाराज साहब टीचिंग की भूमिका तो बहुत है, मगर टचिंग और टर्निंग के क्षेत्र में कुछ नहीं। बताऊं हालत क्या है? आपको पूछना चाहता हूं, स्टूडेंट इतने बैठे, कोई टीचर भी तो होंगे, है ना? आपको पूछना चाहता हूं, टचिंग और टर्निंग की मानसिकता क्या? शायद मैं भी पॉसिबल, मैं कोई गलत भी हूं, मैं तो 40 साल से 46 साल से साधु बन गया हूं, और इसलिए शायद आपकी व्यवस्था का मुझे पता ना हो, फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, एक भी सब्जेक्ट मुझे आप ऐसा दिखा सकते हो जहां टचिंग और टर्निंग में? बताओ। अमेरिका से एक ईमेल आया मेरे पास, हाँ, लड़के क्या बोले, हाँ, क्या है? एडवांस तो हो गए, मगर कभी कभी एडवांस भी मार देता है। अभी लड़के को तुम कुछ भी बोलो ना, बहुत मुश्किल है इस जनरेशन को कंट्रोल करना, बहुत मुश्किल। कुछ बोला और गया। हाँ, मैं जब पढ़ता था ना, अभी लड़के को बोलता हूँ प्रयोग मत करना, मगर अभी तो ये मानसिकता नहीं होगी, मगर एक समय था, एक टीचर था ना, वो इतने हेवी हो गए थे। मैं जब दूसरी किताब में था ना, तब की बात, एक टीचर का अनशंट प्रश्न बोले लड़के को, अनशंट, जिनका कोई जवाब ही नहीं होता, और वो लड़के लोग को डिस्टर्ब करते रहते हैं। प्रश्न कैसा मालूम है? मेरी थाली में मिष्ठान हो तो तुम्हारे पिताजी की थाली में क्या हो सकता है? अभी इनका कोई जवाब है क्या? और लड़के लोग जवाब नहीं दे पाते, टीचर हैवी हो जाता, नहीं इतना भी नहीं आता, इतना भी नहीं आता है। और लड़के लोग के मन में बहुत दिनों से बैठा था कि कभी ना कभी तो टीचर को दिखा देंगे, मौका आने दो। हर प्रश्न में अपने को डिवोल्यूट कर देते, बस तुम्हें खुद नहीं आता, खुद नहीं आता, एक दिन आने दो। और एक दिन न मालूम टीचर ने प्रश्न पूछ लिया, मान लो कि एक गाड़ी 1 घंटे में 100 किलोमीटर की रफ्तार पे चलती है, तो मेरी उम्र कितनी? सुनील, हो सकता है कोई जवाब इनका? क्या एक गाड़ी 1 घंटे में 100 किलोमीटर की रफ्तार पे जाती थी, मेरी उम्र कितनी? और एक लड़का हाथ खड़ा कर दिया, सर कैन गिव आंसर। अभी टीचर भी हैरान कि जिन प्रश्न का आंसर हो ही नहीं सकता है उनका आंसर, और अभी वो कुछ बोल भी नहीं पाए क्योंकि उसने ही तो प्रश्न पूछा था, और सीधा पूछा, बोल तेरे पास आंसर है क्या? यस आई कैन गिव यू आंसर। और लड़के को खड़ा कर दिया, बोल बोल मेरी उम्र कितनी है? सर, उसने बोला बिल्कुल इजी,
यू आर 44। और मुश्किल ऐसी हो गई, टीचर की 44 ही थी। उसने मान लो कि गप मारी होगी, मगर वो सही निकला 44। अभी क्या करें, अभी तो कोई मौका नहीं था, तो फिर भी टीचर ने बोला दोस्त एक बात बता दे, यू आर टोटली 100% राइट। क्या जवाब दिया, मैं हैरान हूं, जिस प्रश्न का जवाब ही नहीं हो सकता उसका तूने जवाब दे दिया 44 साल। मगर आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, तुझे पता कैसे चला? और लड़के ने बोला सर अभी एक काम करो, माफ करो, मुझे कैसे पता चला वो जानने का प्रयास आप मत करो, बस हो गया सो गया, क्योंकि ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाएगी आप दुखी हो जाएंगे। अभी वह टीचर हैरान, टीचर को लगा ऐसी कौन सी बात हो सकती है, मैंने तुझे प्रश्न पूछा तू भी तो जवाब दे, क्या हो सकता है? सर मत पूछो, मैं आपको कहना इन पब्लिक के बीच में मत पूछो, लड़के के बीच में आपको मैं घर पे जाकर के जवाब दे, ना पूछो तो अच्छा है, पूछो तो घर पे दूंगा, मगर इस सब लड़के के बीच में मत पूछो। और वो लड़का भी शरारती था और टीचर को इतना उत्तेजित किया, नहीं टीचर मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तू जो चाहे वो तेरे दिमाग में जवाब है वो बोल दे। और तब उसने बोला सर वेरी इजी। क्या इजी? आप जैसे अंटशंट प्रश्न पूछते हो ना, ऐसा ही अंटशंट प्रश्न मेरा भाई पूछता है। मेरा भाई पूछता है, उनकी उम्र 22 साल की है, लोग इनको आधा पागल मानते हैं। उस दिन से टीचर ने पूछना बंद कर दिया। ये एडवांस। आज मैं साधु बन के बैठा हूं, ये अकेली टीचिंग से नहीं, टचिंग और टर्निंग से, और गारंटी के साथ आपको भी कहना चाहता हूं, आज कौन सी डेट हुई? 18, अभी 27 तारीख तक मैं हूं यहां। आप कितने भी प्रवचन सुने, मगर टचिंग और टर्निंग नहीं होगा तो आपके पास टीचिंग का कोई अर्थ नहीं रहेगा, कोई नहीं। ये सिर्फ आपका समय जाएगा, आप बोलेंगे मजा आ गई, इतना ही। मगर मेरे जाने के बाद भी आपको लगे। और एक बात बताना चाहता हूं, ये प्रवचन क्या, टर्निंग और टीचिंग क्या हो सकता है आपको मालूम होगा। पानी को तुम फ्रिज में रखो, क्या हो जाता है? बर्फ। बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल दो, फिर क्या हो जाता है? पानी। पानी को तुम आग पे रख दो बर्तन में, तो क्या होता है? भाप बन के ऊपर चला जाता है, बराबर। भाप अपने आप से ठंडी होकर के पानी बन जाता है, तो क्या होता है? पानी का बर्फ, बर्फ का पानी, पानी की भाप, भाप का पानी, पानी का बर्फ, ये बदलता रहता है। इनको साइंस की भाषा में फिजिकल चेंज कहते हैं, फिजिकल चेंज, बराबर। पानी का बर्फ, बर्फ का पानी, पानी की भाप, भाप का पानी, फिजिकल चेंज। नंबर 2, एक दूध में जावन डाल दो, क्या होता है? क्या हो जाता है? दही। सच बोलो, अभी आप दही को एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन ऐसे ही रखो, दही दूध में रिवर्सिबल नहीं है, ओके। दही को आगे ले जाओ तो क्या होगा? मक्खन। मक्खन फिर दही में नहीं आएगा, मक्खन को भी तुम आगे ले जाओ तो क्या होगा? घी। मगर वो अभी मक्खन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं मालूम है? दूध को दही, दही को मक्खन, मक्खन को घी, इनको बोलता है केमिकल चेंज। वन इज द फिजिकल चेंज, सेकंड इज द केमिकल चेंज। पानी का बर्फ, बर्फ का पानी, पानी की भाप, भाप का पानी, वो है फिजिकल चेंज। और दूध का दही, दही का मक्खन, मक्खन का घी, केमिकल चेंज। रिपीट करना चाहता हूं, ये 7 दिन प्रवचन के हो गए, और भी जो भी दिन बचे उसमें तुम प्रवचन में आ जाओ। यहां बैठते बैठते आपका दिमाग में कुछ बदलाव आ जाए, आपको लगे गुरुदेव बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच्चे है, मेरे जीवन में यही रास्ता टॉप है। आप प्रवचन मंडप में जब तक बैठे हो तब तक आपके मन का ये भाव आ गया, मगर बाहर जाकर के आप यदि वही के वही बन गए, इट विल बी फिजिकल चेंज। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? पानी का बर्फ हो गया, मगर जैसे ही बर्फ को बाहर निकाल दिया, फिर पानी, आपके मन में थॉट स्टॉप आ गई, थॉट स्टॉप आए, आप प्रवचन में बैठे थे, हिप्नोटिज हो गए, मेरे साथ तुम चले, गुरुदेव इज द राइट, 100% राइट, वी आर द रॉन्ग, ये आपके मन में जो चला। मगर बाहर जाकर के सब यदि खत्म हो गया, वही कहीं वही आपकी स्थिति बनी रही, इट विल बी फिजिकल चेंज। और एक बात, यहां से बाहर निकलने के बाद आपने जो भी सोचा, जो भी किया, उसमें 100% एक थोड़ा सा भी परिवर्तन आपने कर दिया। आप बोल सकते हो गुरुदेव अभी दूध में से दही बन चुका हूं, घी नहीं बनाऊं, मगर दही जो बनाऊं ना, अभी नाउ नो रिवर्सिबल, 100% इतना परिवर्तन तो करके ही रहूंगा, इट विल बी केमिकल चेंज। मुझे कोई पूछते कि माना साहब आपके प्रवचन की फलश्रुति आप क्या चाहते हो? मैं बोलता हूं
फिजिकल चेंज होता है वो मेरी ताकत है, केमिकल चेंज होगा वो आपकी खुद की ताकत। फिजिकल चेंज होगा वो मेरी ताकत है, क्योंकि तुम यहां बैठे हो हिप्नोटाइज होकर के मेरे में खींचते हो, यू हैव नो लॉजिक। आप कोई भी बचाव नहीं कर सकते। आई एम 100% राइट, तो आपके बाद कोई ताकत नहीं। मगर इस प्रवचन की समाप्ति के बाद घर पे जाओ, बाहर आ जाए और कितना भी तूफान का मामला आ जाए और तुम बैलेंस ऑफ माइंड बना रखो, तो मैं बताऊंगा इट इज विल बी केमिकल चेंज। तो मैं ये कहना चाहता हूं, केमिकल चेंज के लिए टीचिंग अकेला काम का नहीं है, टचिंग और टर्निंग इट मस्ट। मंदी में भी मस्ती। बहुत धन्यवाद देता हूं टीचर्स को। चालू स्कूल में आने वाले दिनों में मुझे कभी कभी लगता है, या तुम सबके सामने भले प्रवचन में करता हूं, मगर मुझे कभी लगता है जिनका फ्यूचर ज्यादा है, जिनका पास्ट कम है, उन पर जितनी मेहनत सफल हो जाएगी, उतनी मेहनत जिनका पास्ट ज्यादा है, फ्यूचर कम है, उन पर करेंगे, सफल नहीं होगी। खोपड़ी में नहीं आया तो फिर रिपीट करूं क्या? आ गया कि ये जल्दी आ गया ना, क्योंकि गाली मिली आपको। जिनका फ्यूचर ज्यादा है, पास्ट कम है, उन पर कुछ मेहनत करो तो बदल में कुछ सामने मिलता भी है। जिनका फ्यूचर कम, पास्ट बहुत। आपने गन्ना देखा है? गन्ना देखा है संजय भाई? क्या करता है गन्ने को? वो मशीन में डालता है ना, मशीन में। तो जैसे ही मशीन में गन्ने को डालता है, वो सिर गन्ना वाला 1 मिनट में ऐसा ही मशीन करता है, गन्ने में से रस निकल जाता है, बराबर। फिर वो क्या करता है, गन्ने को मोड़ देता है, मोड़ के डालता है। तो पहली बार जो जितना आसानी से रस निकला, उतना दूसरी बार आसानी से नहीं निकलेगा। थोड़ी मेहनत पड़ेगी, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, और तीसरी बार वो डबल से चौबल कर देगा। और फिर डालेगा ना, बूंद निकलेगी, रस के बूंद 5, 15, 25 निकलेंगे, मगर वो थक जाएगा। मैं बताऊं, ये यहां सब जो बैठे ने वो चौथी बार के गन्ने हैं। मैं थक जाता हूं, ये पहली बार वाले डाला और रस निकला। मैं ये कहना चाहता हूं, इस बच्चे को हिंदुस्तान का ये फाउंडेशन बनेगा। आने वाले दिनों में इसमें से ही कोई पॉलिटिशियन में जाएगा, कोई सीए बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा। मैं आज एक गंभीर बात करना चाहता हूं। अमेरिका से मेरे पास एक ईमेल आया, एक कॉलेज में मैं टीचिंग और टचिंग और टर्निंग की बात करना चाहता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग, टचिंग एंड टर्निंग? वो अमेरिका का ईमेल आया। इंजीनियरिंग कॉलेज की एग्जाम थी, और एग्जाम में एक क्वेश्चन था, 100 मार्क का पेपर था, 10 मार्क्स, 1 क्वेश्चन एक 10 मार्क्स का था। सिर्फ इतना ही लिखा था। इस प्रवचन में आए हुए बच्चे और बच्चियों को मैं गंभीरता से कहता हूं, इस एग्जाम्पल आप गंभीरता से सुन लेना। आपके जीवन में ये फाउंडेशन बन सकता है, आपके जीवन को निखार दे सकता है इस एग्जाम्पल। वो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा था, अपनी कॉलेज की प्रीमाइसिस में लास्ट 25 साल से एक बहन कचरा निकाल रही है, उनका नाम लिखो, 10 मार्क्स। आप विश्वास कर सकते हो, इस कॉलेज की प्रीमाइसिस में 25 साल से एक बहन कचरा निकाल रही है, झाड़ू मार रही है, उनका नाम लिखो, 10 मार्क्स। इंजीनियरिंग कॉलेज का लास्ट ईयर्स, एक मार्क्स के लिए जहां तूफान होता है, वह 10 मार्क्स, और 150 लड़के बैठे थे एग्जाम देने के लिए। आज भी शायद वो मेल का मैंने एक कागज रखा है। मैं राहुल गांधी को मिला तब ये एग्जाम्पल दिया, HRD मिनिस्टर को मिला, अडवाणी को मिला, सुप्रीम के चीफ जस्टिस को मैंने इस एग्जाम्पल दिया। कम से कम इतना तो करो, आप इतना तो करो आज की शिक्षा में। इफ यू कैन डू। CBSE के चेयरमैन GS बाला सुब्रमण्यम मिले, मैंने उनको भी दिल्ली में कहा कि आप इतना तो अभ्यास कोर्स में दाखिल कर दो, टचिंग और टर्निंग का एक श्रेष्ठ विकल्प। और 150 लड़के ने ये जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, सबकी हाथ ऐसे ही रह गया, मर गए। 10 मार्क्स, किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था। 25 साल से एक बहन अपनी कॉलेज की प्रीमाइसिस में कचरा निकालती है, उनका नाम लिखो, नो वन हैज आंसर। पसीना छूट गया सबका, और एग्जाम खत्म हुई।
खत्म होने के बाद सब बाहर निकले, सबने बोला कि कम से कम प्रिंसिपल के पास जाकर के हमें बात तो करनी पड़ेगी, शिकायत, दिस क्वेश्चन इज द आउट ऑफ द कोर्स। बोलो ये कोर्स की मान लगाते हैं? नहीं, आज मैं पढ़ता था ना तो टीचर को एक हौसला था कि कोर्स के बाहर की बात बहुत करते थे, भले ही वो एजुकेशन की कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट यू विल बी इंटेलिजेंट। और इसके लिए बार बार कहीं ना कहीं ला करके दिखा दे। इस बच्चे को पूछना चाहता हूं, कोर्स के बाहर की चीज पढ़ने में आपका रस है क्या? टीचर को पूछना चाहता हूं, क्या बच्चे की मानसिकता क्या? नहीं। और वो सब गए, सबने जाकर के प्रिंसिपल के पास 150 लड़के ने शिकायत की, सर दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ द कोर्स। आपने ये प्रश्न और 10 मार्क्स। गंभीरता से दृष्टांत सुना, प्रिंसिपल ने पूछा, ओके क्वेश्चन कोर्स के बाहर का है, मैं मान लिया, मगर एक बात आपको पूछना चाहता हूं, कॉलेज में तुम आए और तब जब से कॉलेज में आए और कॉलेज में से निकले बाहर पूरे दिन में, इस कॉलेज की प्रीमाइसिस को प्रदूषण मुक्त करने का यश किसी एक व्यक्ति को है, तो वो लेडी को है। कहीं भी आपके क्लास के कमरे में एक कहीं भी छोटा सा भी कचरा नहीं रहा, वो सबसे क्रेडिट गोज टू देम, इनको क्रेडिट जाती है। मैंने दूसरा तो कोई नहीं पूछा ना, आपको सिर्फ मैंने उतना ही पूछा, आपकी माँ की उम्र की वो लेडी से सिर्फ इनका नाम, एक नाम, 25 साल से इस कॉलेज में काम कर रही हो और तुम आए हो 6 साल से, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रिंसिपल ने पूछा कि तुमने वह कभी लेडी को देखा कि नहीं? तो कि देखा, बार बार देखा, हाथ में झाड़ू लेकर के घूमती थी, वो भी देखा। तुमने नाम पूछने तक का प्रयास नहीं किया? तो कि हमने नहीं किया। सभी के 10 मार्क जाएंगे, सबकी आंख में आंसू थे, फिर भी एक लड़के ने पूछा, सर कुछ बता सकते हो इसमें से कुछ? और प्रिंसिपल ने बोला, ठीक है, अब सबके चेहरे की मुस्कान खत्म होगी। और वो देखने के बाद मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, आई कैन गिव यू 5 मार्क्स। और लड़के खुश हो गए, 5 मार्क मिलेंगे, मगर एक कंडीशन, यहां हाथ रख करके जवाब देना है, झूठा जवाब नहीं चाहिए, सच्चा जवाब मुझे चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस लेडीज का नाम जानने का तुमने प्रयास नहीं किया? तुम्हारी माता की उम्र की लेडी जब भी कॉलेज की प्रीमाइसिस में निकली, तुम्हारी आंख उनको मिली, कभी तुमने चेहरे पे स्माइल दी क्या उनको? स्माइल, ओनली स्माइल? तो कि नहीं, हमने किसी ने उनके सामने स्माइल भी नहीं की, तो मेरे 10 मार्क जाएंगे। लड़के स्टेच्यू जैसे खड़े थे, सबकी आंख नीचे थी। तब उसने प्रिंसिपल को, एक लड़के ने बड़े प्रेम से पूछ लिया कि सर भले 10 मार्क जाए, बट वी वुड लाइक टू नो, इस क्वेश्चन को सिलेबस में नहीं होने के बावजूद भी आपने एग्जाम में ले लिया, इनके पीछे राज क्या है? तो प्रिंसिपल ने क्या अच्छा जवाब दिया, मैं ये चाहता हूं कि अपने जीवन को बचाने के लिए जिन जिन लोगों प्रयास करते हैं उनके साथ हमारा रिलेशन भी नहीं बनेगा। आने वाले दिनों में अमेरिका को तुम कैसे संभाल पाएंगे? एक लेडीज को नहीं संभाल पाते हो, तुम्हारी माँ की उम्र की, कल अमेरिका को संभालने वाले तुम ही होगे। आज तुम सबके 10 मार्क जाते, मगर आने वाले दिनों में ख्याल रखना, मैं इतना कहता हूं, इट वॉज द टचिंग एंड टर्निंग। सब खया। आज की स्कूल कॉलेज को मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कैरियर रिलेटेड जो एजुकेशन, उसको कैरेक्टर रिलेटेड कर दो। कैरियर का कोई विरोध नहीं, मगर कहीं टीचिंग और टचिंग और टर्निंग की बात, तीनों बात एक साथ आ जाए, मंदी में भी मस्ती। मंदी है, मैं पूछना चाहता हूं पहले, नहीं मालूम, नहीं मंदी है क्या? हाँ क्या है? माने रोड पे आ गए? नहीं, माने मंदी है माने क्या रोड पे आ गए? माने दिक्कत, मंदी माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइसिस? माने क्या मंदी क्या? राजनांदगांव में सब सुखी है। नहीं, फिर भी मंदी का अर्थ क्या? सच बोलो, इनकम में मंदी, कैपिटल में मंदी की प्रॉफिट में मंदी? मंदी कहां? इनकम में, कैपिटल में कि प्रॉफिट में? देखो तुम मुझे फंसा नहीं पाएंगे।
मैं तुम सबको जानता हूं, मंदी तुम्हें डिस्टर्ब करती है तो कहां करती है मालूम है? चैरिटी में डिस्टर्ब करती है, बाकी कहीं डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ, मंदी की बात आती है, आदमी बड़े प्रेम से बोल देता है कि महाराज साहब अभी बहुत मंदी है। संसार के क्षेत्र में उनको बोलो, सच बोलो, गाड़ी में घूमने का बंद कर दिया मंदी है तो। हाँ, क्या हुआ? और बड़ी गाड़ी लेके आए। हाँ, किसके बाप की दिवाली? लाओ। माने मैं तुम सच बताओ, कई लोग तो इसलिए रोते कि सामने वाला मांगे ही नहीं, समझे नहीं तुम? वो अपने आप से पहले प्रोविजन कर देता है कि सामने वाले यदि मांग लिया ना तो दिक्कत आएगी। एक भिखारी किसी के घर पे गया ना, और भिखारी ने सेठ को कहा, सेठ एक काम करो, आप कुछ रोटी दे सकते हो? पत्नी मायके गई है, नहीं देने वाला क्या क्या लॉजिक लगा देता है। पत्नी मायके गई है, सेठ ठीक है रोटी नहीं होगी तो खाखरा दे दो। भिखारी भी इस जमाने का था। और उसने बोला खाखरा भी तो नहीं है। भिखारी ने बोला सेठ एक काम करो, पुराने कोई बर्तन होंगे आपके पास, भीख मांगने के लिए मुझे काम लगेगा, वो भी दे दो। होगा बर्तन, मगर पत्नी ने कहां रखा मुझे पता नहीं है। ठीक है सेठ, कोई पुराने कपड़े हो गए, मगर मुझे पता नहीं पुराने कपड़े भी कहाँ है। सेठ, न रोटी है, न खाखरा है, न बर्तन है, न कपड़ा है। हा? नहीं, आप जो सोचते हो ना वो एग्जाम्पल नहीं है। मैं तुम्हारी खोपड़ी को समझ गया, तुम क्या सोचते हो। और वो भिखारी ने सेठ को इतना, सेठ एक काम करो, नीचे जो आप जिस प्रीमाइसिस में बैठे हो ना, सर्दी के दिन आप बाहर बैठे ना, थोड़ी जमीन पे धूल है ना, धूल दे दो। अभी मिट्टी धूल देने की बात आई, सेठ ये तो नहीं बोल सकता नहीं है। सेठ ने उठाई, मगर वो उठाने के बाद सेठ ने भिखारी को पूछा, दोस्त एक बात बता पाएगा? तो क्या, रोटी और खाखरे दिए होते तो तेरा पेट भर जाता, पैसे दिए होते तो जो खाने को मिल जाता, बर्तन दिया होता भीख मांगने के लिए काम लगता, कपड़े दिए होते तो शरीर पे पहनने में काम लगता। अभी मैं समझ नहीं पाता हूँ कि धूल मांगी तूने, मैं दे तो दूंगा, मगर धूल से तेरा क्या होगा? और भिखारी का बहुत सटीक जवाब था, सेठ मैं भी तो ये मानता हूँ, आपकी हाथ से धूल देंगे और मैं धूल ले लूँगा, उससे मेरा कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल पता है। सेठ ने मुझे तो फिर मेरे से धूल तो क्यों मांगता था? इसलिए मांगता हूँ आज धूल देने के लिए आपका हाथ तैयार हो जाए, कल कभी रोटी देने के लिए भी हाथ तैयार हो सकता है। जिस हाथ ने कभी देने का प्रयास ही नहीं किया, वो हाथ एक बार देने का शुरू कर दिए, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगता हूं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस छोटे बच्चे को जिंदगी की परीक्षा की जिंदगी में आएंगे, तब आपकी तो परीक्षा शुरू हो गई, आने दो। चाहे कितनी भी मंदी आ जाए, आप बोल सकते हैं कि गुरुदेव आई एम हैप्पी। और एक छोटा सा प्रश्न पूछ के प्रवचन को समाप्त करूं। सच बोलो, पेट में भोजन जाना चाहिए, लेटरिन भी तो होना चाहिए, हाँ कि ना? ओके। पानी पेट में जाना चाहिए तो यूरिन भी होना चाहिए, ओके। श्वास ऑक्सीजन हम लेते हैं तो बाहर भी तो, अकेले लेने से तो जीवन नहीं चलेगा, तो क्या होगा? बाहर भी तो। संजय भाई क्या? हाँ सुनील, ओके। भोजन जाना चाहिए, लेटरिन होना चाहिए, पानी जाना चाहिए, यूरिन होना चाहिए, श्वास ऑक्सीजन जाना चाहिए, ऑक्सीजन बाहर निकलना चाहिए। और कभी कभी तुम फ्लैट की भी व्यवस्था चेक करते हो तो खिड़की क्रॉस विंडो, क्या सच बोलो, क्रॉस विंडो किस लिए? पवन यहाँ से आना चाहिए तो पवन, ओके। माने आपके पास इतना विजन है, पवन आना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, पेट में भोजन जाना भी चाहिए, बाहर निकलना भी चाहिए, पानी जाना भी चाहिए, बाहर निकलना भी चाहिए, ऑक्सीजन जाना भी चाहिए, बाहर निकलना भी चाहिए, तो पैसा आना भी चाहिए और पैसा नहीं जाना भी चाहिए, वो ये मेरे पास ही रहना चाहिए। एक बार एक खोपड़ी लगा दो महाराज साहब इतने। और कभी कभी तो मुझे भी होता है, लोग तेजी में कभी मेरे पास नहीं आए, जब भी आए तो मंदी में ही आए। कई लोग मुझे पूछते महाराज साहब मंदी कहां तक चलेगी? मैं बोला तेरी खोपड़ी है वहां तक, कहां तक चलेगी? मैं कहा एस्ट्रोलॉजी हूं और मालूम नहीं तुम्हें तो क्या क्या भरोसा बैठ जाता है। तुमने कभी तोते में ज्योतिष देखा है? तोते में
नहीं है? नांदगांव में ऐसा कोई है? इस सभा में बैठने वाले को पूछना, तो कभी वो तोते को ज्योतिष देखा है कि नहीं तुमने? भावे देखा है? हाँ, नांदगांव में है क्या? क्या माने वो व्यवस्था क्या होती है? कौन? तोता। माने तुम जाते हो तोते के पास, खड़े रहते हो, और खड़े रहने के बाद उनको 2-5-10 रुपया जो भी देते हो वो, और बोलते कि मेरा ज्योतिष, मेरा आने वाले दिन कैसे तोता निकालेगा तुम्हारा दिन? कोई तुम्हारी भी अक्ल गिरो रखी है क्या? मगर क्या क्या भरोसा तुम लेकर के बैठे हो, और तोते वाले को 10 रुपया देते हो, वो पिंजर में से तोते को बाहर निकालता है, चिट्ठी देता है, वो पढ़ता है, वो तुम्हारे सामने बोलता है तुम खुश, चलो हो गया। और एक दिन ऐसा हुआ, जो तोते वाला था ना, उनको खुद को दोपहर को 2 बजे तक एक भी ग्राहक नहीं आया। तब उसको लगा दुनिया का तो मैं देख रहा हूं, मेरा खुद का तो देखूं आज। और उसने तोते को बाहर निकाला, तोते को बाहर निकाला, और जैसे ही तोते को बाहर निकाला उसको लगा कि एक तोते, और जो भी चिट्ठी निकाली वो चिट्ठी पढ़ने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, इतना आग बबूला हो गया, इतना गर्म हो गया, जोर से तोते को पकड़ के चाटा मार दिया। तब बाजू वाला खड़ा था, उसने बोला क्या ऐसा क्या लिखा है कि तोते को तुमने मार दिया? तो उसने बोला तोते ने जो चिट्ठी निकाली उसमें ये लिखा है, बदमाशी का धंधा बंद करो। इतनी बड़ी संख्या में, इतना बड़ा मंडप, 1 घंटे के लिए तुम जिस, और रिपीट करना चाहता हूं, थॉट्स बदलना बिल्कुल मामूली बात है, थिंकिंग बदलना वो अपना पराक्रम है। रिपीट, प्रवचन के जरिए आपका थॉट्स बदल जाए वो महत्वपूर्ण बात नहीं, आपकी थिंकिंग बदल जाए। आने वाले दिनों में आप बाहर निकल करके आपकी खोपड़ी में थिंकिंग चले, गुरुदेव इज द टोटली राइट, वी आर टोटली रॉन्ग, ये मानसिकता जिस दिन आपकी बन जाएगी। लास्ट बात, बस 3 मिनट में प्रवचन को समाप्त करता हूं। या आने वाले बेटे को, बच्चे को, बच्ची को, हाँ, देखो ये स्कूल नहीं है, समझ गया ना? माने तुम इतने होशियार हो कि मुझे प्रवचन भी कम करना कि ज्यादा करना वो तुम पर डिपेंड। क्या है? पुरौनी लेने की, मगर पुरौनी लेने के पहले कुछ चुकाना पड़ता है। मुफ्त में पुरौनी नहीं मिलती है, सब्जी के बाद मिलता है पुरौनी, मगर सब्जी का चार्ज तो चुकाना पड़ता है। यहाँ तो, और एक बात बताओ, कमाल की बात है, स्कूल और प्रवचन में एक बड़ी विशेषता है। स्कूल में क्या होता है, हर बच्चे यूनिफॉर्म में आते, यहाँ हर टीचर यूनिफॉर्म में रहते। ओके। नंबर 2, स्कूल में हर बच्चे को टाइम पे आना पड़ता है, यहाँ हर टीचर टाइम पे आ जाते हैं। बच्चे अपनी मर्जी पे आते, कोई 8:30, कोई 8:45, कोई 9, और कोई तो प्रवचन उठाने के लिए आता है। ये नंबर 2। नंबर 3, स्कूल में बच्चे की एग्जाम होती है, यहाँ वो टीचर की होती है। हाँ, मेरी एग्जाम लेने वाले बैठे सब यहाँ, बाहर जाकर के कमेंट करते, कल से आज का प्रवचन अच्छा रहा। ये मुझे एग्जाम देनी पड़ती है रोज, समझे ना? ये 3 नंबर की बात। नंबर 1 यूनिफॉर्म, नंबर 2 टाइम, नंबर 3 एग्जाम, नंबर 4 बच्चे को स्कूल में फी देनी पड़ती है, यहाँ आपको प्रभावना मिलती है, कुछ न कुछ मिलता है मुफ्त में। और सबसे बड़ी बात तो वो, स्कूल में बच्चा पढ़ते पढ़ते पास होके आगे निकलता है, यहाँ टीचर आगे निकलते, बच्चे वहां का वहां बैठे। ऐसी स्कूल का टीचर बनने का मुझे सद्भाग्य मिला है। एक बात, एक लड़का जा रहा था, बहुत गंभीर बात, इस बच्चे को लेकर के, व्हाट आई वुड लाइक टू हैव,
मंदी कितनी भी हो, आपको मंदी में भी मस्ती का अनुभव होगा यदि आपके पास ये चीज होगी तो। एक लड़का जा रहा था, उनको पानी की प्यास लगी, और जैसे ही पानी की प्यास लगी इस आदमी को उसने पूछा वेयर इज द वाटर, और एक एड्रेस दिखा दिया, वो जो स्थान है ना वहां पानी मिलेगा। वहां सीधा वो गया और उसने पानी का दर्शन किया। मैं इनको इंफॉर्मेशन कहता हूं। ओके, वेयर इज द वाटर, दिस आंसर इज द इंफॉर्मेशन। आप वहां चले जाओ, आपको पानी मिल जाएगा। प्रवचन कहां चलता है, किसी ने उदयाचल प्रांगण का एड्रेस बता दिया, इट इज द इंफॉर्मेशन कि आप वहां चला जाओ, आपको प्रवचन सुनने का मौका मिल जाएगा। नंबर 1, उसके हाथ में पानी आ गया, और जैसे ही पानी आया उसने दूसरे नंबर का प्रश्न पूछा व्हाट इज द वाटर। उसने बोला H2O इज इक्वल टू वाटर, इट कॉल्स नॉलेज। एक इंफॉर्मेशन, नंबर 2 नॉलेज, और एक तीसरे नंबर की बात, जो बात मैं अभी करना चाहता हूं, शायद आपके जीवन में भी नहीं है, ये बहनों के जीवन में भी नहीं है, और बच्चे को मे भी पॉसिबल सिलेबस में उनकी बात आती है या नहीं आती है। तीसरे नंबर का प्रश्न वो लड़के ने जब पूछा वेयर इज द वाटर, वो जवाब मिल गया, व्हाट इज द वाटर, वो जवाब मिल गया। और तीसरे नंबर का उसने पूछा हाउ टू यूज द वाटर, इट कॉल्स विजडम। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, नंबर 2 नॉलेज, नंबर 3 विजडम, हाउ टू यूज। इन बच्चे को मैं पूछना चाहता हूं, आप सबको पूछना चाहता हूं, बहुत छोटी उम्र में शायद इन सभी बच्चे को इसके माता पिता ने शायद उन लोगों को मोबाइल दे दिया है, शायद नहीं, बिल्कुल 100% समझो। आपको मैं पूछना चाहता हूं, मोबाइल देने के पहले माता पिता ने या तो बेटे ने खुद ने पिताजी से हाउ टू यूज, वाई टू यूज, व्हेन टू यूज, 3 प्रश्न। एक तो हाउ टू यूज, नंबर 2 वाई टू यूज, नंबर 3 व्हेन टू यूज। आज करीबन 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 हर माता पिता इस चीज को देकर के इनको आनंद होना चाहिए, उससे ज्यादा तो कई माता पिता को टेंशन और तनाव आ चुका है। पूरी की पूरी दुनिया भर की गंदगी किसी एक ही चीज में यदि आप देख सकते हो, इनका नाम है मोबाइल। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के क्षेत्र में तो आपका बेटा आपसे आगे निकल गया, मगर मैं पूछना चाहता हूं इनके पास तुमने विजडम की कोई बात की क्या? आपके पास ये विजडम है व्हेन टू यूज, वाई टू यूज, हाउ टू यूज। मेरे पास एक जबान है, मेरे पास महाराज साहब टीवी है, मेरे पास इंटरनेट और वेबसाइट है, सब चीज मेरे पास है, मगर व्हेन टू यूज, हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, व्होम टू यूज, किसके सामने? आज एक गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं, रतलाम में मैं था, एक लड़का मेरे पास आया, 3000 लड़के की शिविर थी, एक लड़का मेरे पास आया, महाराज साहब आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कल के दिन महाराज साहब इन 3000 लड़के के बीच में एक गंभीर बात करो। मैं बोला क्या है? महाराज साहब कल रतलाम में एक हादसा हो गया, किसी घर की 27 साल की बहू महाराज साहब सी वॉज द प्रेगनेंसी खत्म हो गई। महाराज साहब संपन्न परिवार, और इनके घर की बहू 27 साल की उम्र में प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी के पहले महाराज साहब वो शांत हो गई, कल अर्थी निकली। महाराज साहब मैं खुद इस अर्थी में शामिल था। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे महाराज साहब जो रुदन क्रंदन आक्रंद था मैंने ऐसा देखा नहीं। पूरा परिवार महाराज साहब रो रहा था, और उसी टाइम महाराज साहब करीबन 3000 की पब्लिक अग्नि संस्कार में और श्मशान में लकड़े के बीच में जब इनकी अर्थी रखी, महाराज साहब आप साधु बन गए, आपको पता नहीं कि वेदना क्या हो सकती है इस स्थिति में। माने इनका ससुर अनकॉन्शियस हो गए। परिवार में जो वेदना थी वो वेदना महाराज साहब देखी नहीं जाए। ऐसी स्थिति में महाराज साहब मैं खुद गया था वहां, और ये वेदना को देख करके मैं रो रहा था, और दूसरा एक दृश्य देखा, मुझे लगा मार डालू सबको। मैं बोला क्या हुआ? महाराज साहब
ऐसे गंभीर माहौल के बीच में जहां 27 साल की किसी के घर की वो विथ किड वो चल रही है, उनको दाह संस्कार दिया जाता है, पूरा रतलाम रो रहा है। वहां हमारा से वो कोने में 10 लड़के खड़े खड़े शेयर बाजार की बात मजाक के साथ मोबाइल में कर रहे थे। महाराज साहब हम इतने बदमाश हो चुके, मंदिर में मोबाइल आ गया, उपाश्रय में मोबाइल आ गया, महाराज साहब कहीं भी हमने मोबाइल नहीं छोड़ा। और ये स्मशान जहां कोई मर चुका है, जिनकी अर्थी निकल रही है, परिवार खत्म हो रहा है, वहां भी हम हजा मसीह के साथ शेयर बाजार की इंडेक्स की चर्चा कर सकते। महाराज साहब मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके प्रवचन बंद कर दो महाराज साहब, हम बदमाश है, हम कभी नहीं सुधरने वाले, इतने डाकू बन चुके, किसी की डेड बॉडी भी हमें कुछ नहीं कर सकती है। कल महाराज साहब 3 बाजार के बीच में आपकी शिविर है, महाराज साहब आप चाहे तो मुझे खड़ा कर दो, मैं बोलूंगा वो 10 लड़कों को मैं पहचानता हूं, और जब उनको लगा कि तुम्हें कोई बेशरम या तो बाहर निकल जाए या तो स्मशान में आवो मत, मगर ये तो मजाक करने का बंद करो। और दूसरे दिन 3000 लड़के के बीच में जब मैंने ये बात की, और एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मैं साधु होकर के मैं इतने साल के अनुभव के बाद बताना चाहता हूं, आपको अच्छा करने के लिए तैयार करना मेरे लिए 2 मिनट का काम है। रिपीट करना चाहता हूं, आपको कुछ अच्छा करने के लिए मजबूर करना मेरे लिए 2 मिनट का काम है, मगर गलत से मुक्त करना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा बन गया है। मैं जो कहना चाहता हूं समझे ना, आपको मंदिर में लाने के लिए मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, 2 ही मिनट, मैं गारंटी के साथ आपको कन्विंस कर सकता हूं कि रोज मंदिर में जाकर के परमात्मा का दर्शन करो। रिपीट करना चाहता हूं, नास्तिक को परमात्मा के मंदिर में मैं ला सकता हूं, मगर 50 साल से परमात्मा के मंदिर में आने वाले को टीवी से दूर मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरी मजबूरी है। गलत से छोड़ना वही सबसे बड़ी चैलेंज, और यू आर नॉट एग्रीड फॉर दिस। 3000 लड़के के बीच में बड़े प्रेम से वेदना के साथ मैंने बात की, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, यू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बट यू नो विजडम। स्मशान में मोबाइल, अग्नि संस्कार के समय में मोबाइल, लड़के बेचारे हैरान, उन लोगों को लगा महाराज साहब हम इतने गलत होंगे। पहली बार जब आपने बताया तब पता चला व्हाट यू विश फ्रॉम अस, महाराज साहब आप हमसे क्या उम्मीद करते हो। और तब मैंने कहा एक गुरु दक्षिणा आज आपसे मैं चाहता हूं कि जीवन में कभी स्मशान में जाने का प्रश्न आएगा, या तो मोबाइल लिए बिना जाएंगे, और यदि मोबाइल आपके साथ होगा स्विच ऑफ कर देंगे, मगर स्मशान में कभी मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। और 3000 लड़के ने खड़े होकर के जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा ले ली, आज से कभी स्मशान में मोबाइल नहीं, और गलती से भी साथ में आ गया तो मोबाइल से स्मशान में किसी के साथ बात 100% नहीं। दिस इज द विजडम। आज इतनी बड़ी सभा के बीच में, आज भले ही इस लड़के को स्मशान में जाने का कभी मौका नहीं मिलता होगा, क्योंकि इनके परिवार के लीडर जाते होंगे, आने वाले दिनों में वो भी बड़े होंगे, इनकी भी एक जिम्मेदारी आ जाएंगी। आज आप सबके सामने गुरु दक्षिणा चाहता हूं, मोबाइल जीवन भर के लिए न छोड़ सको तो कुछ नहीं, मगर स्मशान में मोबाइल का प्रयोग करके अपने आप को इतना डिवोल्यूशन मत करो कि मुझे भी शर्म आ जाए आपको आदमी कहने में। आपसे मैं गुरु दक्षिणा चाहता हूं कि महाराज साहब जीवन भर के लिए स्मशान में मोबाइल नहीं, और मोबाइल शायद हाथ में होगा तो भी स्विच ऑफ करके ही मोबाइल में जाएंगे। दे दूं हाथ सभी के ऊंचे। अरे इसमें क्या है, मोबाइल स्मशान में नहीं, हाथ सबके ऊंचे। धारणा विग्रह बचका है, धारणा विग्रह बचका न धर्म सहसागरण मात्राकरण सवस्म व्यत्याकरण वो श्री। मुझे लगता है कि तुम्हें कहां से समझाऊं, तुम केजी में हो क्या? सुनील क्या लगता है? हाँ, नर्सरी में वो तो भी अच्छा, नर्सरी में जो लड़का पढ़ता है ना, वो टीचर जो कहता है ना वही करता है, दलील नहीं करता है। तुम तो कौन से क्लास में वो मालूम नहीं होता है। हाँ, प्ले केजी में होते तो भी तो कुछ अच्छा होता, खेलते भी नहीं, यहां तो तूफान करते हो। 6 पावर की बात कर लूं, जीवन में एक मनी पावर है,
लड़के को भी मैं कहना चाहता हूं, ये 6 पावर आंखों के सामने रखना। जब भी तकलीफ आएगी, ये 6 पावर में से एक भी पावर बचाने वाला नहीं है। बचाने वाला 7वें नंबर का पावर है, नंबर 1 मनी पावर। कैंसर की वेदना होगी तो करोड़ों रुपया आपको बचाने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 मसल्स पावर। आपके पास तूफान करने की कितनी भी ताकत हो, शरीर की उम्र जाएगी, 50, 60, 70 साल की उम्र में आपके मसल्स की कोई कीमत नहीं रहेगी। नंबर 3 ब्रेन पावर। आपके पास कितनी भी बुद्धि जबरदस्त हो, मगर वो बुद्धि एक सही समय पे जब काम लगनी चाहिए, वो टाइम पे आपकी बुद्धि भी काम नहीं लगेगी। और एक बात बताऊं, एक आदमी ने परमात्मा से प्रार्थना की, मुझे बहुत खुश है। भगवान, क्या प्रार्थना की होगी मालूम है? भगवान मुझे पैसा मत देना, किस्मत देना। जब मैंने पहली बार ये प्रार्थना पढ़ी तब मैं भी तो हैरान हो गया, और आगे पढ़ा ना तब मजा आई। और उसने बोला, भगवान मुझे पैसा नहीं देगा तो चलेगा, मगर किस्मत देना, क्योंकि किस्मत वाले के वहां पैसे वाले को मैंने नौकरी करते हुए देखा है। समझे नहीं? 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ लड़का, उसके पास DA, MBA, MCOM वाले नौकरी करते, आपने देखा है कभी? देखा है क्या? डिग्री कितनी भी आपके पास होगी, मगर वो नंबर 3, नंबर 1 मनी पावर, नंबर 2 मसल्स पावर, नंबर 3 ब्रेन पावर, नंबर 4 लक पावर, लक किस्मत। कभी भी आपका लक खत्म हो सकता है, फिर भी आपको कोई बचा नहीं पाएगा। नंबर 5 स्पीच पावर, स्पीच। मैं बोल रहा हूं आपके सामने, कई लोगों के पास स्पीच जबरदस्त होती है, सामने वालों को इतना कन्विंस करा देता है, मगर क्रिटिक, सच बोलो, मंदी में आपकी स्पीच पावर क्या काम करेगी? मंदी में स्पीच पावर क्या, मसल्स पावर क्या, ब्रेन पावर क्या, सब कुछ होने के बाद भी मंदी है। नंबर 6, नंबर 1 मनी पावर, नंबर 2 मसल्स पावर, नंबर 3 ब्रेन पावर, नंबर 4 लक पावर, नंबर 5 स्पीच पावर, नंबर 6 रिलेशन पावर। चाहे पूरी दुनिया के साथ का रिलेशन है, आपको कोई रिलेशन भी मंदी में आपको मस्ती का अनुभव नहीं करेंगी। 7वें नंबर का एक पावर जो मैंने बताया अभी, विजडम पावर। आप यदि समझ सकते हो, आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज यदि आपके पास हो, आप बोलेंगे गुरुदेव चाहे कितनी भी, आपको मालूम नहीं। लॉजिक तुमने सुना? लॉजिक शब्द संजय भाई, लॉजिक का अर्थ क्या होता है? तर्क। एक घर में पति पत्नी सोए थे, तो पत्नी ने पति को रात को उठाया 12 बजे, उठो चोर आया है। पति ने बोला, तू भी कमाल की बात है, चोर? हम ऊपर सोए, चोर कहां है? नीचे। तुझे कैसे पता चला? आवाज आ रही। सच बोलो, इट इज लॉजिक ट्रू? लॉजिक बराबर। अपने घर में मुझे और आपको छोड़ के कोई है ही, नीचे आवाज आ रही है, तो आवाज आ रही है तो गारंटी के साथ चोर है। उठो, चोर आवाज कर रहा है। अभी पति का लॉजिक देखो, लॉजिक क्या होता है? पति का लॉजिक देखो, उसने बोला चोर आते तो आवाज करके आते क्या? सच बोलो, चोर कैसे आते? चुपके से आते कि आवाज करके आते? हाँ, ये बच्चे को पूछा नहीं, कॉपी करते हो चुपके से करते हो आवाज करके? हाँ, कैसे करते? माने वो आवाज करके नहीं ने, चीट डालो, मगर वो चुपकी से। हाँ, अभी वो पति ने पत्नी को शांत कर दिया, शांति से सो जा। आवाज आए तो तू बोलती है चोर आवाज करके आते क्या? मेरा लॉजिक है, तू बोलती है कि आवाज आता है इसलिए चोर आया। मैं ये कहता हूं कि चोर आता है कभी आवाज नहीं करता है। पति के पास जवाब नहीं था, पत्नी के पास जवाब नहीं था, वो सो गई। सोई कहां? 10 मिनट दी, पति को उठाया, उठो चोर आया है। पति ने बोला कैसे? तो क्या आवाज बिल्कुल नहीं आती है। अभी तुम इनको क्या समझोगे? क्या चोर आवाज करके नहीं आता है, तो जब आवाज नहीं आती है तब चोर आता है। इनके भी जो तुम करेंगे, ये ब्रेन पावर, ये कुछ काम का नहीं। और मैं सच बताऊं, ये जो यूनिवर्सिटी में जब आपके पास, और आपके पास भी है ना, सबके पास ब्रेन पावर है। हाँ, तुम ये है ना मेरे सामने जवाब नहीं दे पाते हो, बाकी आपको भी मन में लगता है कि किसी भी हिसाब से गुरुदेव को मौन करे, मगर आपकी हैसियत नहीं, औकात भी नहीं आपकी। आपके पास है विजन तो कितना, इतना छोटा सा विजन लेके तुम बैठे हो। और मेरे पास तो बहुत बड़ा बैकिंग है। अहमदाबाद था ना, अहमदाबाद
एक आदमी रिक्शा में बैठा था, रिक्शा में बैठा ना, रिक्शा वाले को बोला बापू नगर। जैसे ही बेटा रिक्शा वाला स्टार्ट करने लगा ना तो पहले उतर गया। रिक्शा वाला ने बोला भाई तुम उतर क्यों जाते हो, बैठो। फिर बैठा, कहाँ जाना है, बापू नगर। स्टार्ट किया फिर उतर गया। 8 बार ऐसा हुआ। रिक्शा वाले को लगा इस पैसेंजर को ले जाना बड़ी मुश्किल है। तब रिक्शा वाले ने बोला भाई समझ में नहीं आता है, 8 बार बैठा 8 बार उतर गया तो ये करता क्या है। उसने बोला डर लगता है। किसका? मैं पहली बार रिक्शा चलाता हूँ, पहली बार मैं रिक्शा में बैठा हूँ और इसलिए डर लगता है कि रिक्शा गिर तो नहीं जाए। उसने बोला दोस्त कमाल की बात, मैं पहली बार रिक्शा चलाता हूँ, मैं नहीं डरता और तू डरता है। सीधा भाग गया उतर के। उनको लगा इसमें तो बैठना 100% जोखिम है। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, तुम प्रवचन की रिक्शा में शायद पहली बार बैठते होंगे, मैंने कई बार रिक्शा चलाई है और मुझे विश्वास है आप भले बोलो या न बोलो, यहां बैठने वाले सभी के चेहरे पर एक फेस रीडिंग में कर सकता हूं कि टच हो रहा है। अकेले टीचिंग की बात यहां नहीं चलती, और वो चलती होती तो 1 घंटे में समय लेके कोई आता नहीं। 1 दिन 2 दिन किसी माउथ पब्लिसिटी आता है, वो अपने आप से चला जाता है। वो नहीं है। टीचिंग की मानसिकता आपके चेहरे पे दिखाई पड़ती है। अभी एक जंप लगाना है टर्निंग का। अकेले टीचिंग से भी कुछ नहीं होगा, मगर टर्निंग की बात जब आएगी तब आपको कुछ चैलेंज उठानी पड़ेगी। और वो जब चैलेंज उठाने का आपको मन होगा, जिसके होठों पे हंसी, जिसके होठों पे हंसी और पांवों में छाले होंगे। आप मुझे पूछो महाराज साहब, अध्यात्म का मार्ग, आपका मार्ग, हमारे लिए मैसेज क्या देते हो? एक ही कोटेशन में मैसेज है, जिसके होठों पे हंसी होंगी और पांवों में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। जिसके होठों पे हंसी, जिसके होठों पे हंसी और पांवों में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। पैर में छाले हो जाएंगे और चेहरे पे मुस्कान होगी, जीवन में तकलीफ आएगी और मन के पास विजडम की ताकत देकर के आप स्वस्थ होंगे, तो निश्चित तौर से फिजिकल चेंज न बन करके केमिकल चेंज आपके पास आकर ही रहेगा। जिन 4 स्कूल ने चालू स्कूल में अपने बच्चे को एक यहाँ लाने का प्रयास किया, इसलिए मैं सबको साधुवाद देता हूँ। बच्चे को भी कहना चाहता हूँ, जिस व्यवस्था में तुम बैठे हो वहाँ टचिंग और टर्निंग का भी कोई ख्याल रख करके अपने जीवन को बचा लो। 3 महत्वपूर्ण बात, संडे के दिन जाहिर प्रवचन, एक नई किताब हर्षोल्लास जिनका नाम है उनका प्रकाशन लोकार्पण। 26 तारीख को यहाँ इस लाइन में बैठी हुई महिलाओं के लिए ओनली फॉर लेडीज प्रवचन। 27 तारीख को दीक्षा जीवन के 46 साल पूर्ण होते 47 की शुरुआत। उस टाइम मातृ पितृ वंदना का एक अति भव्य प्रोग्राम, में भी पॉसिबल आपको रोने के लिए मजबूर कर दे ऐसा प्रोग्राम। एक भी व्यक्ति, वो प्रोग्राम 9 बजे से 11:30 बजे तक चलेगा, 2.5 घंटा। 28 तारीख को मेरा विहार है, लास्ट दिन दीक्षा दिन का। मैं चाहता हूँ एक भी पंडाल में बैठने की जगह न हो, ऐसा एक भव्यतम प्रोग्राम 27 तारीख को। 26 को लेडीज का प्रवचन, 21 को जाहिर प्रवचन। आप सबको आना है। और 2 दिन से मैं बात कर रहा हूँ किताब के सेट का, जीवन परिवर्तन करने वाली वो किताब। कई लोगों ने आज तक करीबन 70 लाख प्रति इस किताब की बाहर निकल चुकी है। 700 रुपये का सेट 300 रुपया में और 200 का सेट 100 में बाहर उपलब्ध है। आप सबसे मेरी खास विनती है, लेकर के आप जहाँ तक दे सको वहाँ तक दे दो। कल ठीक सुबह 8:30 बजे इसी जगह पे 1-2 मिनट के लिए मैं कहना हूँ, मैं निकल जाता हूँ, फिर खड़े हो जाओ ताकि जाने में मुझे सुविधा रहे। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति।